गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते थे साइक्लोहेक्सेन और उसके डेरिवेटिव की स्टेबिलिटी को। उन्हीं फैक्टर्स में हमारे पास आता था एक फैक्टर लास्ट में था जो एनोमेरिक फैक्टर में डिस्कस भी किया था। इसी को बोलते हैं N2 सिग्मा स्टार ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, कि आपके उस रिंग के अंदर जो ऑक्सीजन के पास जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे आप चेयर फॉर्म में जैसे भी ड्रॉ करते थे अपने अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन होता था। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन जो प्रेजेंट था उसके पास इस टाइप से दो आपके लोन पेयर थे। तो इस लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड प्रेजेंट है एक्स, मैंने आपको बताया था एक्स आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे बॉन्ड होता था, तो उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। तो ये n अपने इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा स्टार में देता है, मतलब N2 सिग्मा स्टार ओवरलैपिंग होती है। हम डिस्कस किया था लास्ट टाइम ये अच्छे से। इस पे अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिनसे आपको जो एग्जाम्स में कभी आए भी हैं और उस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है। तो अभी हमने इसमें एक चीज़ देखी थी कि इस एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से आपका जो अल्फ़ा था वो ज़्यादा स्टेबलाइज था। हमने अल्फ़ा बना के दिखाया आपको, लेकिन हमने इसमें ये भी देखा था अगर बीटा हो जाता था तो बीटा के केस में उसकी जो ओवरलैपिंग थी वो मैच नहीं करती। मतलब अगर आपका सिस्टम कुछ इस टाइप से है, ऐसे यहाँ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब मैं अल्फ़ा बनाता हूँ तो मैं ऐसे बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं बीटा बनाऊँगा तो बीटा मेरा ऐसे बनेगा। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे हो गया तो इसके बिल्कुल अपोजिट में सिग्मा स्टार चला जाएगा, जो कि और हमें कहाँ चाहिए, इसके पास बिल्कुल पैरेलल चाहिए इसके, वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी बीटा में नहीं है, ये सिर्फ फैसिलिटी अल्फ़ा के लिए है। एनोमेरिक इफेक्ट अल्फ़ा को ही स्टेबलाइज करता है। अब हमारे पास इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो मैं आपको कराता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको कोई रिएक्शन इस टाइप से गिवन है, ठीक है, और अल्कोहल के साथ रिएक्शन है कोई भी इस टाइप से, तो आपको पूछ रखा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में है ये। आप इसको जिस भी फॉर्म में लिखोगे आपको यहाँ पे ये पता है कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो SN1 होगी। SN1 कब होती है, जब कार्बोकटायन स्टेबल बनता है। और कार्बोकटायन स्टेबल कब बनता है, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, या रेजोनेंस इफेक्ट हो, या आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो, तो उसमें भी आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। हम बोलते हैं कि टर्सरी में आपका कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी सब ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ कार्बोकटायन जनरेट करता हूँ तो मेरे पास कुछ स्पीशीज ऐसी बन जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, तो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो अगर कोई कार्बोकटायन स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे आपका SN1 पाथवे से रिएक्शन गई होगी, तो ये आपके पास इसका स्टेबल फॉर्म बन गया। अब आपके न्यूक्लियोफाइल क्या है, अल्कोहल है। अब अल्कोहल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसको दोबारा ओपन अप कर देगा। तो मतलब आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अभी मैं यहाँ पे इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि अल्फा था या बीटा था, मैंने आपको इन जनरल बताया कि अगर आपका लिविंग ग्रुप कहीं भी इस टाइप से एनोमेरिक पोजीशन में प्रेजेंट होगा। अब एनोमेरिक भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, एनोमेरिक पोजीशन होती है जो आपकी हम कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं कि अल्फा है या आपका एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, वो C1 पे देखते हैं, कार्बन नंबर 1 पे। अगर कोई डिफर करता है तो उन दो को आपस में एपीमर बोलते हैं। जैसे अल्फा में क्या होता है, आपका एक्सियल होता है कोई भी ग्रुप, और दूसरा आपका इक्वेटोरियल होता है। तो अल्फा बीटा आपस में क्या हो गए, एपीमर, एनोमर। ये दोनों आपस में, क्योंकि एनोमेरिक पोजीशन पे हो रहा है तो इन दोनों को आपस में एनोमर बोलेंगे। इसके बाद जो भी आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है, आपके पास C1 के अलावा C2, C3, C4, C5 कहीं भी, अगर आपका कहीं भी दो ग्रुप्स की पोजीशन आपस में डिफर कर रही है तो उन दोनों कंपाउंड्स को आपस में बोला जाएगा एपीमर, ठीक है। अगर C1 पे हो रहा है तो एनोमर, बाकी किसी पे भी होगा तो आपका एपीमर बोला जाएगा। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन में देखा कि किस टाइप से अगर ऑक्सीजन के पास कहीं पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है जिसको स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन आप इलेक्ट्रॉन देकर के उसको स्टेबलाइज करेगा। ये भी एनोमेरिक इफेक्ट में आता है, क्योंकि जब यहाँ से कोई बॉन्ड टूटा है
जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था। तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, जैसे कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन का ऑर्बिटल खाली है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उसमें दे करके इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी गवर्न की जाती है। अब और देख लेते हैं। अगर आपको कोई कंडीशन इस टाइप से गिवन है, ये, और आपको इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड गिवन है और कोई एसिड डाला हुआ आपकी रिएक्शन में, तो आप रिएक्शन को कैसे गवर्न कराओगे? देखिए, आप ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और H पॉजिटिव आपका कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ चले जाएंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा। मतलब आपके पास भी चीज़ कुछ इस टाइप से जनरेट हो जाएगी। यहाँ इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 बॉन्ड हो गए थे। यहाँ इसके साथ एक H लग गया, इसका डबल बॉन्ड न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपके पास रिएक्शन मीडिया में X नेगेटिव बचता है, जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो दोबारा यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास प्रोडक्ट फिर वही बनेगा। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट हुए थे और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना है, वो बना है। तो ये सब आप जो देख रहे हो, ये कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी हम गवर्न कर रहे हैं, वो सब एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से ही स्टेबल है। तो इसलिए एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से आपको इस टाइप का कोई भी कार्बोहाइड्रेट का अगर क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें इस सिस्टम को लगा करके उसको गवर्न कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो मैंने आपको इन जनरल बताया था, मैं आपका देखता हूँ कि अल्फा बीटा जो फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी पे हमने देखा था एनोमेरिक का बहुत सारा इफेक्ट है, लेकिन अल्फा बीटा ग्लूकोज में कुछ ट्रेंड है और आपका मैनोज में ट्रेंड दूसरा है। देखते हैं ऐसा क्यों। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें एक एक चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। अल्फा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो फर्स्ट उसकी पोजीशन ली है OH की, वो उसको मैं एक्सियल रखूँगा। बीटा में वो इक्वेटोरियल होगी। डी मैंने क्यों बोला, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी स्टीरियो क्लियर किया था कि डी हम बोलते हैं कि अगर हाईएस्ट कायरल सेंटर है जो, उस पर OH की पोजीशन राइट साइड में होती है तो हम उसको डी बोलते हैं, अगर लेफ्ट में होती है तो एल बोलते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे स्पीसीज है वो कुछ इस टाइप से बनेगी। ये आपके पास स्पीसीज जनरेट हो गई यहाँ पे। अब इस स्पीसीज में क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपको बनाना है एक्सियल। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे जो है OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अब बीटा बनाता हूँ ऐसे ही। ये OH, ये OH, ये OH और ये OH। अब वो कहता है कि अल्फा जो डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और बीच में इनके जो फॉर्म बनती है वो ओपन चेन फॉर्म बनती है। ओपन चेन फॉर्म बनती है और इस पूरे स्टेप को ही बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अल्फा से आप बीटा में जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो ओपन चेन के थ्रू कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। उसमें जो ऑप्टिकल इसकी एक्टिविटी होती है वो भी इसकी डिफर करती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे रोटेशन शो करता है, बीटा डी ग्लूकोज कुछ और शो करता है और दोनों का सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद कुछ अलग ही शो करता है। तो इस पूरे स्टेप को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन इसको। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपके पास जो अल्फा यहाँ पे प्रेजेंट था उसकी परसेंटेज सिर्फ यहाँ पे 36% होती है और इसकी यहाँ पे 64% रिमेनिंग आपका बीटा होता है सॉल्यूशन के अंदर। अब ऐसा क्यों? अगर एनोमेरिक इफेक्ट देखा जाए तो ये अल्फा पे है, तो यहाँ पे इसके पास ऐसे इसके लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो इसके पास जो सिग्मा स्टार है उसमें देने के बाद इसकी तो स्टेबिलिटी बढ़ानी चाहिए N2 सिग्मा स्टार करके, लेकिन ये फैसिलिटी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका जब आप पढ़ते थे कि आपका रिपल्सन्स कम होगी, टॉर्सन स्ट्रेन कम होगा, साइक्लोहेक्सेन जो हमने पढ़ा था उसमें हम ये बोलते थे कि अगर कोई भी ग्रुप आपका बल्कि ग्रुप है वो बीटा पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका स्टेबल रहेगा, क्योंकि उस स्टेशन में आपके पास जो रिपल्सन होती है मिनिमाइज हो जाती है।
तो वही अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली तो बीटा होना चाहिए था, लेकिन फिर एनोमेरिक इफेक्ट कहाँ चला गया? एनोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे है लेकिन लग नहीं पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो इस OH और इस OH दोनों की पोजीशन एक ही साइड है। अगर दोनों की पोजीशन एक ही साइड है तो इन ऑक्सीजन के दोनों के जो आपके लोन पेयर्स हैं उनमें यहाँ पे रिपल्सन कोज हो जाएगी, और यहाँ पे अगर रिपल्सन हो जाती है तो रिपल्सन होने के बाद आपका जो ये OH है ये स्टेट ऐसे ना रह करके थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डेविएट हो जाता है ऐसे। अगर ये थोड़ा डेविएट हो गया उधर से तो आपका सिग्मा स्टार इसके पैरेलल ना रह करके थोड़ा सा मुड़ जाएगा। मतलब आपके पास अगर मैं थोड़ा सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा रिपल्सन की वजह से, ऐसे सिग्मा स्टार, और यहाँ पे आपका क्या था N। अब N और सिग्मा स्टार पैरेलल नहीं रहे हैं। मैंने आपको बताया है रेजोनेंस या कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तभी होती है जब दो ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हो। अब ये पैरेलल ना रह करके ऐसे हो गया, और ये सिर्फ इस रिपल्सन की वजह से हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है? H है। अगर मैं यहाँ पे कोई बल के ग्रुप लगा देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे अभी तो H है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने H की जगह यहाँ पे कोई टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया ऐसे, तब भी वो क्या करेगा? रिपल्सन कोज कर देगा। ये इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा उधर की तरफ जाएगा, दोनों साइड से रिपल्सन फेस करेगा, तब भी ये इसके पैरेलल नहीं रहेगा, तो तब भी यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट कोज नहीं होगा। तो इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज का अमाउंट 36% होता है और बीटा डी ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन की जो स्टेबिलिटी है वो यूजुअली साइक्लोजेनिक केस में भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसलिए एनोमेरिक इफेक्ट होते हुए भी एक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपके जो दो ऑर्बिटल्स थे वो पैरेलल नहीं आ पाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इस OH की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, देखो दोनों साइड में चेंज करता हूँ इसको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया। देखो अभी इक्वेटोरियल था, मैंने इसको एक्सियल लगा दिया OH, यहाँ भी मैंने इसको एक्सियल लगा दिया OH। अब ये कंपाउंड बन गया मैनोज। C2 एपीमर होते हैं ग्लूकोज और मैनोज आपस में, तो अब इसका नाम हो गया मैनोज। अगर ये मैनोज है, ये भी आपका मैनोज है। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपका मेजर अमाउंट में रहेगा सॉल्यूशन में, और वो आपका माइनर अमाउंट में रहेगा। ये आपका माइनर अमाउंट में रहेगा। ये सॉल्यूशन में 69% प्रेजेंट होता है और ये सॉल्यूशन में आपका 31% सिर्फ प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे जो N था और यहाँ पे सिग्मा स्टार था, तो N टू सिग्मा स्टार यहाँ पे इजीली पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इस OH को रिपेल करने के लिए इस एरिया में सिस पोजीशन में कोई नहीं है, ये इसके एंटी है, बिल्कुल दूर है उससे। यहाँ पे आप सिंपल, आपका वही लॉजिक है, यहाँ पे तो यहाँ एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, आपके यहाँ इक्वेटोरियल पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट 69% आपका जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वो अल्फा डी मैनोज होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अगर आप देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि एनोमेरिक इफेक्ट उसको स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ग्लूकोज के केस में जब ये नीचे की तरफ था तो इसको रिपेल करता था, और N2 सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल्स थे उनकी आपस में पैरेललिटी को डिस्टर्ब करता था, जिससे आपकी जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो ऑपरेट नहीं हो पाता था। तो यही आपका रीजन है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ऐसा क्यों है कि आपके पास अल्फा डी या जो भी आप ग्लूकोज है या मैनोज है उनके अंदर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो अलग अलग क्यों रहती है। तो आपका इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेबिलिटी आपकी डिफर क्यों करती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन और पहले एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मैं इन जनरल आपको कोई रिएक्शन देता हूँ कीटोन की, ये ऐसे, और मैं इसको कोई भी मीडिया आपको देता हूँ, जैसे मैंने इसमें एसिडिक मीडियम दे दिया H पॉजिटिव, और ROH हमने अल्कोहल इसमें एक्सेस में डाला हुआ है, ठीक है। तो H पॉजिटिव बेटे सबसे पहले क्या करेगा? ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। अगर ये उनसे इंटरेक्ट करेगा तो आपके पास स्पीसीज कुछ ऐसी जनरेट हो जाएगी ये। अब उसके ऊपर अल्कोहल अटैक करेगा ऐसे। अगर इस टाइप की कोई स्पीसीज है यहाँ पे तो आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा,
ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास जो यहाँ पे अगर एक्सेस में है तो और प्रोटोनेशन होकर इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर ऑक्सीजन का ही लोन पेयर अंदर से इसको पुशअप करेगा और इसको बाहर निकालेगा। अगर ऐसा होगा तो मेरे पास स्पीसीज ऐसी जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आकर के दोबारा अटैक कर सकता है और इसको बाहर निकाल सकता है, तो आपके पास अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा कुछ, ये इसको बोलते हैं कीटल। कीटोन से हमने स्टार्ट किया था, तो ये क्या बन गया, कीटल। तो इस टाइप की स्पीसीज आपकी कोई भी जनरेट हो सकती है। तो ये इन जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताई है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, तो आपको बताना है कि उसमें किस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा और क्या स्टेबिलिटी उसकी रहेगी। OH आपको कोई मॉलिक्यूल ऐसा गिवन है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये आपको कोई मॉलिक्यूल स्पीसीज गिवन है और इसने दे रखा है कि यहाँ पे H पॉजिटिव का आप अटैक करा रहे हो, तो पहले इसकी प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं किसी भी एक साइड से अटैक करेगा, अटैक करने के बाद एक OH को बाहर निकालेगा, फिर दूसरे OH का वैसे ही होगा, फिर इस साइड वाला अटैक करेगा। मैं अल्टीमेटली प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ कि आपके पास प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा। हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए, ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। ठीक है, इस टाइप से इस कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो। ठीक है, और इसको बोलेंगे स्पाइरोकीटल। तो ये कंपाउंड तो बन गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ऑक्सीजन, ये तो आपको देखा साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, कि अगर ये ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है तो ये किस फॉर्म में होने चाहिए। आपका ऑक्सीजन है जो एक्सियल पे होना चाहिए या आपके गिटोरल पे होना चाहिए। आपने भी एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर मैं सिंपल बात करूं कि इसके दोनों ऑक्सीजन अगर आपस में एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट हों तो दोनों में क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट होगा। तो एनोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो अगर दोनों एक्सियल हैं तो यहाँ पे दो एनोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होंगे जो उसको स्टेबलाइज करेंगे। अगर उसमें एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है तो उसके अंदर एक एनोमेरिक इफेक्ट होगा, क्योंकि एक्सियल वाले भी लग सकता है। तो अगर दोनों के दोनों ही इक्वेटोरियल हो गए तो उसमें कोई भी एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि स्पाइरोकीटल जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, तो अगर मैं बात करूं किसी कंपाउंड में, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये BA, कुछ भी लिख देते हैं हम इसको। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा C स्टेबल होना चाहिए, फिर B होना चाहिए, फिर A होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी जो आपकी है वो एनोमेरिक इफेक्ट गवर्न कर रहा है। जितने ज़्यादा एनोमेरिक इफेक्ट कहीं पे प्रेजेंट हैं उतने ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसका बना के दिखाता हूँ और फिर उसको समझाएंगे आपको किस तरीके से हमने इसको जनरेट किया। सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये आपके पास कोई स्ट्रक्चर गिवन है और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका एक्सियल बनेगा, अगला यहाँ पे इक्वेटोरियल बनेगा और हम इसको प्रॉपर्ली वैसे ही शेप अप दे देते हैं ऐसे। ठीक है, अब आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसका उसके लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन रखना है और इसके लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन रखना है, क्योंकि जो रिंग आप देख रहे हो इसके लिए ये पोजीशन एक्सियल है, और अगर मैं उस रिंग को दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि ये पोजीशन उसके लिए एक्सियल है, जो हमें यहाँ से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब अगर आप इस सिस्टम में इस सिस्टम को देखोगे, सॉरी इसके लिए ये एक्सियल है, ये वाली एक्सियल है, ये वाली नहीं है, इसके लिए इक्वेटोरियल बनेगी। मैं आपको मॉडल से बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको चेक किया है कि एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है। अब दूसरा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें एक एक्सियल है और एक आपका इक्वेटोरियल है। तो हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सियल इक्वेटोरियल आ गया, ये आ गया, ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए एक पोजीशन मेरी एक्सियल रखी मैंने ऐसी, दूसरी पोजीशन कह रहा है मेरी इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन तो ये बनेगी, तो ये इक्वेटोरियल हो गया।
तो ये आपका स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, सी, जिसमें दोनों एक्सियल एक्सियल हैं। ये आपका बी, एक एक्सियल इक्विटोरियल। और तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास जो बनती है वो सिर्फ ये रह जाती है कि दोनों के दोनों ही आपके ऑक्सीजन इक्विटोरियल वाली पोजीशन पे प्रेजेंट हों। ये आपका स्ट्रक्चर गिवन है, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, ये तो हमने इक्विटोरियल पे लगा दिया था, इसको भी हम इक्विटोरियल पे लगाएंगे, इस पोजीशन पे आएगा इक्विटोरियल पे। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ए। अब मैं आपको मॉडल से बता देता हूँ एक बार कि ये स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट है। ये देखिए आप, जो आपका सिस्टम प्रेजेंट है, सबसे पहले हम एक रिंग को देखेंगे, किसी भी एक रिंग को देख के चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे का अरेंजमेंट कैसा है। तो मैं सबसे पहले इस रिंग को ले लेता हूँ जो मेरे पास ये प्रेजेंट है, जिसमें एक ऑक्सीजन है, ये वाला रिंग। ठीक है, चाहे मैं इसको ऐसे करके देख लेता हूँ, जैसे भी आपको ठीक लगे समझने में, जहाँ आपको आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक रिंग प्रेजेंट है, मैं नीचे वाले इस रिंग की बात कर रहा हूँ। इस रिंग के लिए ये पोजीशन कौन सी होगी जिसपे नीचे वाला ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन। ये इस रिंग के लिए आपके पास, आप समझते हो ऐसे हम जब साइकिल एक्सियल बनाते हैं, ये आपका एक्सियल हो गया इस रिंग के लिए। इस रिंग के लिए ये वाली पूरी एक सब्सटेंट समझ लो, जिसमें मैंने हाथ लगाया है, इस रिंग को लेकर कंसीडर कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन मेरे हाथ में है नीचे रेड कलर में, ये आपका कैसा हो गया, ये इसके लिए एक्सियल हो गया। अब मैं दूसरे रिंग की बात करता हूँ, इस रिंग की। अब अगर इस रिंग की बात करूँ तो इसके लिए ये वाला ऑक्सीजन कैसा हो गया, एक्सियल, ऊपर 3 ग्रुप एक्सियल। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो पोजीशन बना के बताई है जिसमें आपको यहाँ देखने शायद लग रहा हो कि दोनों इक्विटोरियल है, नहीं, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, क्योंकि इस रिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे ये एक्सियल दिखेगा, और उस रिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये वाला एक्सियल दिखेगा। तो ये दो आपस में एक्सियल दो सिस्टम प्रेजेंट हैं आपस में, रिंग में जो दो हैं, दोनों रिंग में मैंने स्पायरोकेटर कंपाउंड बनाया हुआ है। तो ये आपका एक्सियल हो गया। दूसरे में हमने एक को एक्सियल रखा, एक को इक्विटोरियल रखा। दूसरे उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी थी दोनों में इक्विटोरियल। तो आपको जो पूछा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मेजर और स्टेबल प्रोडक्ट। तो आपको अगर मान लो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो मोस्ट स्टेबल आप किसको लगाओगे, इसको, क्योंकि आपका जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में दो आपके एनोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, अगले वाले में सिर्फ ये एक ऑपरेट हो रहा है, उसके अगले में कोई है नहीं। तो इसीलिए एनोमेरिक इफेक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी स्टेबिलिटी को गवर्न कर रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक आता है मॉलिक्यूल डेकालीन मॉलिक्यूल। अब डेकालीन का क्या है, अगर मैं नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर समझाऊं, दो साइक्लोहेक्सेन को आपस में जोड़ रखा है ऐसे। इसको स्पाइरो कंपाउंड नहीं बोलेंगे, स्पाइरो तब होता है जब दो सिर्फ एक ही सेंटर जुड़े हुए हों। यहाँ पे ये दो आपस के दो सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके दो साइक्लोहेक्सेन हैं। तो इस साइक्लोहेक्सेन को मैंने एक को ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, अब मुझे दूसरे को ड्रॉ करना है। अब जो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें दो टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं। एक को बोलते हैं, इसी जो साइक्लोहेक्सेन दो जुड़ेंगे उनको डेकालीन बोलेंगे। अब डेकालीन में का मतलब है, डेका यहाँ पे जैसे आप 10 कार्बन देखते हो, 10 कार्बन ये इसमें 6 और 4 आपके 10 कार्बन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग के डेकालीन इसको बोलते हैं। अब इसमें अगर आपके जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं यहाँ पे, अगर दोनों आपस में सिस हैं, इस सेंटर में जो प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा सिस डेकालीन। और अगर इसमें जो दोनों हाइड्रोजन आपस में प्रेजेंट हैं वो ट्रांस हैं, तो इसका नाम होगा ट्रांस डेकालीन। इसका नाम होगा ट्रांस डेकालीन। ठीक है, आप देखते हैं वन बाय वन करके। पहले हम बनाते हैं ट्रांस, ये मैंने बना दिया। उसके बाद आप सिंपल इसको ऐसे और इसको ऐसे बनाओ। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली पोजीशन है, ये वाली, ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, तो इसके पास एक एक्सियल बचा हुआ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो ये हाइड्रोजन दोनों आपस में कैसे हो गए, एंटी, अलग अलग प्लेन में। तो इसका मतलब आपके पास ट्रांसफॉर्म है ये। ठीक है, अब मैं सिस बना के दिखाता हूँ आपको।
सिंपल साइक्लोहेक्सेन बनाओ, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बन गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सियल लिया आपका, दूसरा भी एक्सियल लिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक्सियल लेता हूँ और दूसरा आपका इक्वेटोरियल एक्सियल लेता हूँ, एक इक्वेटोरियल लेता हूँ। तो इसमें अब आपको रिमेनिंग जो आपके कार्बन्स हैं उनको आपको इसमें ऐड अप करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इस सिस्टम के अंदर जो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ये देखो 1 2 3 4, यस, ये आपका सिस है। अब देखो सिस कैसे, मैंने बोला था दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पे सेम है कि नहीं है। यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में आएगा हाइड्रोजन एक्सियल, और यहाँ पे एक्सियल आ चुका है तो इस ये वाला हाइड्रोजन भी आपका इसी डायरेक्शन में आएगा। ये एक्सियल है, ये आपका इक्वेटोरियल, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। और 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल को हम क्या बोलते हैं, सिस। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपके सिस हो गए, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ट्रांस। तो इस तरीके से आप डेकालीन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी के ऊपर कि इसके जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। अब अगर मैं बात करूं सिंपल, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये वाले जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है साइज छोटा है यहाँ पे, और ट्रांस में आपको पता है जो इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट है वो आपके ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपका उनकी जो रिपल्सन है वो मिनिमम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सिस से। अब सिस में ऐसी क्या कमी है देख लेते हैं। सिस में आपके पास जो आप देखो, सिस में जो हम आपके पास सिस्टम देखते हैं उसमें क्या है, ये कनकेव टाइप ऑफ सिस्टम बन गया है, एक कनकेव एरिया हो गया है। मतलब इसमें देखो, इसमें यहाँ पे यहाँ वाले हाइड्रोजन भी होंगे, ये हाइड्रोजन भी हैं आपके, यहाँ वाला हाइड्रोजन भी है और यहाँ वाले हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है। तो ये सारे हाइड्रोजन आपस में रिपल्सन फेस करेंगे एक दूसरे के साथ, इनमें 1-3 इंट्रैक्शन होती रहेगी और रिपल्सन होगी, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, जब तक इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब देखो वैसे तो इस हाइड्रोजन के लिए भी है, इस हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आपको एक एक्सियल होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक एक्सियल आपका यहाँ होगा, एक एक्सियल यहाँ पे होगा, लेकिन हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो इंट्रैक्शन नहीं हो पाती, दूर दूर रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के लिखा है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल ऑब्वियसली देन सिस। बट अगर मुझे कुछ ऐसा दिया जाए कि यहाँ पे मेरे पास कोई मिथाइल प्रेजेंट है इसी पोजीशन सेम रखनी है, तो यहाँ भी आपके पास मिथाइल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर इस मिथाइल की बात करें तो ये मिथाइल इस हाइड्रोजन से और आपके पास जो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है उससे आपके पास रिपल्सन फेस करेगा ऐसे। लेकिन यही मिथाइल यहाँ पे इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी फेस करेगा, इससे फेस करेगा। मतलब यहाँ पे 4 रिपल्सन है और यहाँ पे उसको सिर्फ 2 रिपल्सन फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ इस ब्रिजड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन लग गया बड़ा वल्क्यर, कोई मिथाइल भी हो, फिर आपका रिवर्स हो जाएगा, सिस विल बी मोर स्टेबल देन ट्रांस 1। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, जब तक आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं था तब तक आप क्या उसको ऑपरेट कर रहे थे कि जो हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम सिंपल देख रहे थे कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसका तो इंट्रैक्शन होता ही नहीं, और आपके जो उसके पास बल्कि कार्बन स्पीसीज थी इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट थी, तो आपका ट्रांस वाला फुल स्टेबल था। लेकिन यहाँ सिस वाले में क्या था, सारे हाइड्रोजन एक ही कैविटी में आ रहे थे, तो आपके पास वहाँ रिपल्सन कोज कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने ब्रिज हेड को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो आपकी स्टेबिलिटी रिवर्स हो जाती है। अब रिवर्स क्यों हुई है, क्योंकि जब यहाँ पे स्टेबिलिटी को आप देखोगे तो इस सिस्टम में मिथाइल आपका 4 इंट्रैक्शन फेस कर रहा है रिपल्सन की, और यहाँ पे मिथाइल आपका सिर्फ 2 इंट्रैक्शन फेस कर रहा है। तो इस पर्पज से हम इसको बोलते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी का रीजन ये रहता है। और भी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम सिंपल आपका जो आपने बनाया था ट्रांस और सिस, ये आपका ट्रांस था और ये हमारे पास सिस था। अब सिस में देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या कोई सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट है आपके पास, इसको सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं। अब देखो ट्रांस में 2 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांस की पहले बात करूँ तो ट्रांस में अगर हम इस पोजीशन पे देखें,
इस सेंटर से, तो इस यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये हाइड्रोजन जितना ऊपर है दूसरा हाइड्रोजन उतना नीचे है। तो 3D में अगर यहाँ पे हम चेक करें तो इसके अंदर हमारे पास I प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन यहाँ प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एक आयरन। आप भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो अनसब्स्टिट्यूट की कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन लगा करके सब कुछ डिफर हो जाता है। अगर यहाँ मैंने एक मिथाइल लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, फिर इसमें I प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में जा करके देखोगे हाइड्रोजन मिलेगा, एक साइड मिथाइल मिलेगा, तो फिर आप I नहीं बोल सकते उसमें। तो कैसा हो गया आपका, एक आयरल हो गया। अगर एक आयरल है तो आपके पास कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। और दूसरा, ये जो आपकी कन्फर्मेशन अब है ये लोक्ड है। अब आप रिंग को फ्लिप नहीं कर सकते, साइक्लोहेक्सेन में करते थे, ऐसा आप ट्रांसडेकालिन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो पैक्ड हो गया है, अब वो डिफर नहीं कर सकता। तो ये आपका जो सिस्टम है इसमें रिंग फ्लिपिंग है जो वो आपकी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आपकी लोक्ड कन्फर्मेशन है इसमें। अब इसमें जो बन गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इसको कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपके पास स्पीसीज जनरेट हो गई। अब अगर हम यही बात करता हूँ आपके पास, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये कन्फर्म्ड है तो आपका इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 100% फॉर्म में आपका यही प्रेजेंट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे, आपके पास जो सिस गिवन है। अब देखो इसमें आप अगर I चेक करो तो इस ये हाइड्रोजन एक इस साइड है और एक उस साइड है, तो ये आपके I प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इसमें I एब्सेंट है। ठीक है। अब अगर इसी की बात करें तो मुझे तो यहाँ कोई प्लेन नज़र नहीं आता जिनको इक्वल हाफ में काट सके, तो आपका I भी एब्सेंट रहेगा और I भी एब्सेंट रहेगा। अगर I और ये एब्सेंट हो गया तो आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इसमें एलिमेंट नहीं है, कायरल होना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम कायरल हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर आप जो रिंग फ्लिपिंग है उसको नहीं स्टॉप कर सकते। मैंने बोला आपको ट्रांसलोक्ड कन्फर्मेशन है, इसमें आपकी रिंग फ्लिपिंग होती रहती है। तो अगर रिंग फ्लिपिंग होगी, रिंग फ्लिपिंग इसमें अगर पॉसिबल है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको क्या, तो जो हमारे पास यहाँ पे सिस डेकालिन था इसमें आप रिंग फ्लिपिंग को स्टॉप नहीं कर सकते। इस स्ट्रक्चर में रिंग फ्लिपिंग होती रहती है। तो इसका मतलब अगर रिंग फ्लिपिंग होती रहती है, दो अलग अलग एनेंटियोमर इसमें बनते रहेंगे, और लेकिन वो दोनों जो एनेंटियोमर है उनको आप रिजोल्व नहीं कर सकते, अलग अलग उसको बाहर निकाल नहीं सकते। तो नॉन रिजोल्वेबल है तो वो रेशमिक टाइप ऑफ मिक्सचर बन जाएगा। तो ये आपका कायरल होते हुए भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाएगा। तो ये आपका सिस और ट्रांसडेकालिन की स्टेबिलिटी हो गई है, उनकी कायरलिटी हो गई है। तो इसके बेसिस पे आप सिस और ट्रांसडेकालिन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो। इस पे कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है। इसमें मेरे पास एक अभी एग्जाम्पल है, मैं आपको करा देता हूँ, आपको उससे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास कोई डेकालिन सिस्टम गिवन है और इस डेकालिन में आपको मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे, अब आपने देख लिया यहाँ पे ट्रांस है, ट्रांस अरेंजमेंट है मेरे पास, और आपको कुछ ऐसा दे रखा है, इपोक्साइड रिंग बना रखा है और उस पर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन गिवन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दोनों सिस है, ट्रांस है, ये दोनों जो आपके यहाँ पर जेड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन है, वो आपके ट्रांस हैं। अगर वो दोनों ट्रांस हैं तो आपको बेहिचक अपना ट्रांसडेकालिन बना लेना है। अब ट्रांसडेकालिन बना लीजिए, ये बन गया आपके पास। अब ट्रांसडेकालिन पे ऊपर यहाँ क्या लगा है, मिथाइल, और नीचे की तरफ लगा है हाइड्रोजन, और ये आपका जो इपोक्साइड बना हुआ है वो बिलो द फिनिश बना हुआ है, मतलब आपका इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है। अब आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अब न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है कि फेज में एक साइड तो नीचे इपोक्साइड है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से अटैक करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है वो आपकी यहाँ से अटैक करेगी और इस रिंग को नीचे की तरफ खोल देगी। तो दोबारा ट्रांसडेकालिन बना लेते हैं। ये सिस्टम ऐसे बन गया है, मिथाइल, ये आपका H, और न्यूक्लियोफाइल ने ऊपर से अटैक किया है तो एक्सियल अटैक हुआ, और नीचे भी जो आपका ग्रुप खुला है वो आपका एक्सियल खुला है इस टाइप से। तो आपको प्रोडक्ट में गिवन हो सकता है कि जो आपका मिथाइल, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और ऑक्सीजन की जो
ओरिएंटेशन है वो कैसी है, वो दोनों की ट्रांस है आपस में। तो अगर आपको डेकलिन का पता होगा तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है यूजुअली आपके पास, जैसे आप साइक्लोहेक्सेन में करते थे वही है बिल्कुल। अगर ट्रांस गिवन है, दूसरा साइक्लोहेक्सेन उसके बराबर में बना दो, अगर सिस गिवन है तो उसको नीचे की तरफ बना दो। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो ये आपका सिस और ट्रांस डेकलिन कंप्लीट हो गए।